प्राइवेट सेक्टर है उसकी इतनी तवज्जो या इंटेंशन इस वक्त नहीं है इस सेक्टर पर, क्योंकि अभी हमने देखा मर्स्क ने एमओयू एक साइन किया है कैसर अहमद शेख साहब और उनकी मिनिस्ट्री के साथ $2 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जब इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे इन्वेस्टर्स क्या प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे या उनकी इस वक्त तवज्जो नहीं है शिपिंग की तरफ या फिशिंग की तरफ। इथोपिया को हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई समंदर नहीं है लेकिन उनके पास अपने इतने जहाज़ हैं कि वो कार्गो से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मालदीव में हमने देखा, कल खावर साहब ने बताया, चूँकि वो वहाँ पर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, किस तरह से उन्होंने अपने टूरिज्म को डेवलप किया है और उससे उनकी पर कैपिटा इनकम $13,000 तक पहुँच चुकी है। तो ये इस सिलसिले में हमारा प्राइवेट सेक्टर पीछे है या कुछ टैक्सेशन लॉज बड़े पेचीदा हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इशूज़ क्रिएट किए हुए हैं, असल मसला है क्या और होगा कैसे ये हल? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह से कहूँगा कि कोई भी बिजनेस अगर आप दुनिया में करें, बिजनेस की, जैसे हमारे यहाँ जब हम नेवी में थे तो हमें जो फायर का है कि आग जब लगानी होती है तो 3 चीज़ों की जरूरत होती है आग में। एक है कि वो मटेरियल हो, हीट हो और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो आग लग जाएगी। इसी तरह एक बिजनेस है, बिजनेस के लिए भी 3 चीज़ों की जरूरत है, जिनमें से एक चीज़ है उस बिजनेस का होना, कि वो बिजनेस वहाँ पे अवेलेबल, या वो आइडिया, वो प्रोजेक्ट आपके पास हो, एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट चाहिए, एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक आपको लेजिस्लेशन चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए, जो गवर्नेंस है उसकी सपोर्ट चाहिए। जी, आपकी नज़र में अभी इस खास तौर पर जो, क्योंकि पोर्ट पर आपकी एक्सपर्टी है और शिपिंग को इससे अगर कनेक्ट हम कर लें, अभी इसमें कैपेसिटी कितनी है, हम अपनी जो रेवेन्यू है हम उसमें कितना इजाफा कर सकते हैं अगर हम अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर चले जाएं तो? देखिए, अगर हम अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में जाएंगे, किसी भी पोर्ट का या शिपिंग का, स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट के इदारे यानी गवर्नमेंट पोर्ट एंड गवर्नमेंट शिपिंग, पब्लिक पोर्ट या पब्लिक शिपिंग की मैं बात करूं, इसका मकसद कतई तौर पे मुनाफा कमाना नहीं है। अच्छा। इनका मकसद है ऐसी पॉलिसीज को लेकर आना, ऐसे सिस्टम को लेकर आना जो हमारी एक्सपोर्ट को इनहेंस करें और इंपोर्ट की प्राइस को कम करें, ताकि जब रॉ मटेरियल हमारा सस्ता आएगा तो हमारी एक्सपोर्ट और उसका जो मार्जिन है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कराची पोर्ट को लें, कराची पोर्ट माशाल्लाह जब से हमारा SAPT बना है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर कैरियर तक आ चुका है, तो कैपेसिटी तो हमारे पास मौजूद है। पोर्ट कासिम, दुनिया की जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो है रॉटरडैम पोर्ट, जो कि 40 किलोमीटर बड़ी है। ठीक है। और अगर आप उसका नक्शा उठा के और पोर्ट कासिम का नक्शा एक दूसरे के ऊपर रखें तो तकरीबन 80% मैचिंग है। रॉटरडैम की पोर्ट 1908 या 1907 में बनना शुरू हुई थी, उसी तरह कोडे से एक छोटी सी पोर्ट से डेवलप होनी शुरू हुई और 2008 में उन्होंने समंदर में एक्स्ट्रा जगह रिक्लेम करके अपनी पोर्ट की और रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पूरी भरी। सही। आज के दौर में इसी तरह हम अगर पोर्ट कासिम को एक्सपेंड करते रहें, हम टर्मिनल्स बनाएं, एक्स्ट्रा टर्मिनल और टर्मिनल, जिन टर्मिनलों की जिस चीज की जरूरत हो, खासतौर पे स्पेशलाइज्ड टर्मिनल, हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे पास चीजें हैं, हमारी जो जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज है पाकिस्तान का, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी सप्लाई चेन कैलकुलेट होती है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसको कम करने की कोशिश करें। सही। क्योंकि हमारी एक छोटी सी बदकिस्मती कह लें कि हमारे पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, हमारे पास बहुत अच्छे ओर्स हैं, आयरन ओर हमारे पास है, कॉपर ओर हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारी इस तरह की मादनियात हैं, लेकिन ये पोर्ट के करीब नहीं, इनका रॉ मटेरियल पोर्ट से बहुत दूर है। अच्छा। यानी अगर आप कहें तो पेशावर में है या बलूचिस्तान में है, तो आपको ट्रक के, अब पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आप रेलवे पे उसको लेकर आए, आप ट्रकों पे उसको लेकर आते हैं, जो कि दुनिया की महंगी तरीन, यानी एयरक्राफ्ट के बाद बाय एयर अगर आप कोई चीज मंगवाते हैं वो महंगी तरीन है, उसके बाद रोड है, सही, उसके बाद रेलवे है। तो इसका मतलब हमें अपने ट्रांसपोर्ट को कम करनी, इसका मतलब आदिल साहब प्रायोरिटी बेसिस पर हमें पहले पोर्ट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर हमें अपने नंबर ऑफ शिप्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो एक कार्गो का बोझ हमारी इकोनॉमी पर है वो किसी हद तक कम हो सके? दोनों में से पहले कौन सा? वैसे तो दोनों ही काम हो जाए, एक आइडियल सिचुएशन तो यही है, पहले ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। मैं बिल्कुल मैं पोर्ट की एक्सपेंशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस और जो मेरी अपनी नॉलेज है, मैं पोर्ट की एक्सपेंशन अभी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपेंशन पोर्ट की उस वक्त की जाती है कि जब आपकी गवर्नेंस पोर्ट के ऊपर, आपके पोर्ट के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी अगर 100% है और उसके
उसके बाद पोर्ट जो है वो तो अपनी 60 to 80% कैपेसिटी तक पहुंच गई है, तो फिर आप पोर्ट को आगे बढ़ाना या डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। बाकी माइनर डेवलपमेंट्स जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको करनी चाहिए। हाँ, शिपिंग, मैं बिल्कुल इस चीज को कहूंगा कि हमारे पास कंटेनर शिप नहीं है, हमें वो आसान तरीके लेकर आने चाहिए जिससे कि हम अपनी शिपिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। हम ज्यादा से ज्यादा लोकल कार्गो शिप पे लेके जाएं और सस्ता लेके जाएं। हम अगर बाहर की कंट्री का कोई जहाज इस्तेमाल करते हैं वो हमें महंगा पड़ता है, हम अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने जो नई पॉलिसीज आ रही हैं और जो पहले पॉलिसी है उसके अंदर भी पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को मराद दी हुई हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई शिप खरीदते हैं तो उस पर कोई ना तो ड्यूटी है ना टैक्स है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का शिप ले रहे हैं, $10 मिलियन, $15-20 मिलियन का आप शिप खरीद रहे हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। वो अगर पाकिस्तान में कहीं किसी भी पोर्ट पे बर्थ करेगा तो 25% उसके ऊपर आपने रिबेट दिया हुआ है कि आपको 25% रिबेट है। कोई भी जहाज आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उस जहाज को मिलेगी जो पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर होगा। बिल्कुल सही। और आदिल साहब, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि अब ये अगले 1-2 साल की प्लानिंग इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है उसने, चूंकि आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, तो कुछ आपको आइडिया होगा कि ऐसी प्लानिंग है कि ये इंडस्ट्री आगे चलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सके, कोई बड़ा मेजर शिफ्ट ला सके और ये जो रेवेन्यू जनरेट ये कर रही है इसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा हो सके? मैं बिल्कुल बहुत पुरुमीद हूँ। मेरी पहले भी एक आध दफ़ा मुलाकात हुई है मिनिस्टर साहब से भी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आए हैं पहली दफ़ा। उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, उन्होंने ग्रीन शिप ब्रेकिंग को देखा, उन्होंने एकेडमी को देखा जहाँ से हमारे सी फेयर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, उन्होंने हमारी और इंस्टॉलेशंस को देखा और अपने इत्मीनान का इज़हार किया। और उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल यहाँ पे गुंजाइश है लेकिन डेवलप हो सकती है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं बहुत उम्मीद हूँ, क्योंकि इतनी मूवमेंट मैंने मैरीटाइम के अंदर पहले नहीं देखी। जो मैरीटाइम के अंदर मूवमेंट आई हुई है, मैरीटाइम की तरफ कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये कोशिशें और इसी तरह से लोगों तक बात पहुंचती रही। देखिए, आपका ये इंटरव्यू लेना, आपका ब्लू इकॉनमी में बात करना, ये भी उसी चीज का एक हिस्सा है जो आज से पहले कभी टीवी पे आपने कभी सुना नहीं। आज से पहले कभी किसी क्लास में बच्चों को तक नहीं पढ़ाया गया कि ब्लू इकॉनमी क्या चीज है। ना उनको शिपिंग के बारे में बताया गया, ना उनको कुछ और बताया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल लाजमी आगे बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह ये समंदर के रास्ते ही, हम फिशरीज पे भी बातें कर रहे हैं, हम फिश फार्मिंग पे भी बातें कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले फैसल साहब और गाबा साहब के साथ इंटरव्यू किया फिश फार्मिंग के ऊपर। आपने एडमिरल इफ्तिखार बरार साहब से बात की जो कि इतना माशाल्लाह इतना बड़ा काम करके, जो हमने एक इतनी बड़ी कन्वेंशन हमारी दुनिया में, अगर आप जाके शिपिंग का नाम लें तो पाकिस्तान के नाम अगर किसी और चीज पे नहीं आता तो शिप ब्रेकिंग पे लाजमी आता है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।